नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार में तक्षशिला यूके। देखिए, ज़बरदस्त सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम लोग लगातार सवाल करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो आपके सामने है उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितनी बातें आपको पता चलेंगी उन बातों को जो अपने जीवन में उतारना है, और आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए, खुद को जांचिए कि आपको कितना आता है, कितने बेहतर आप जानते हैं। अगर आप कुछ भी आपको नया मिलता है, आपके पास कोई नोट्स हो या आपके पास कुछ भी हो, तो उसे वहाँ ऐड करिए, भविष्य के लिए आपको काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। 40 तक सुबह जो प्रैक्टिस 7 था उसके अंदर था, ये प्रैक्टिस सेट 8 है और यहाँ 41 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे क्या बच्चे कि एन.डी. तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव कब रखा था। देखिए, एन.डी. तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जो एन.डी. तिवारी साहब हैं ये 1952 में ना पहली बार एमएलए बने थे। ठीक है, ध्यान रखना, 1952 में पहली बार एमएलए बने। कहाँ से? नैनीताल सीट से। ये भी ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है सवाल, किस सीट से? नैनीताल सीट से पहली बार क्या बने? एमएलए बने। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि पहली बार जब इन्हें एमएलए बने तो ये एक प्रजा सोशलिस्ट नाम की पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी के टिकट से एमएलए बने। और जाके जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए तो यहाँ पर विश्वविद्यालय संबंधी जो प्रस्ताव रखा था वो 1955-1956 में रखा था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, एन.डी. तिवारी जी से पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के पहले जो निर्वाचित ये आपके मुख्यमंत्री थे वो नारायण दत्त तिवारी जी थे। 2002 से 2007 तक पूरा कार्यकाल इन्होंने करा, कांग्रेस पार्टी से बने विधायक और उसी से इन्होंने फिर अपना मुख्यमंत्री पद पूरा करा। इसके अलावा देखिए, पहले व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के सीएम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम रहे और इसके साथ साथ उत्तराखंड के भी ये सीएम रहे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा मेरे बच्चे, इस सवाल को अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर एच.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। देखो यहाँ पे बच्चे जो आंसर हो जाएगा बट्टे वो 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। अब बात आती है कि वो जलवायु क्षेत्र हैं कौन कौन से। देखो, यहाँ 1 मिनट में मैं भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो इससे रिलेटेड जो है वो वनस्पति, ताप या जो भी है, उत्तराखंड की हमारी जो सीरीज है, जो मैं आपका उत्तराखंड पेपर जो चला रखा है टेस्ट सीरीज, तो ये चली रही है। इसके अलावा उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड हिस्ट्री इंडिविजुअल टॉपिक जो मेरी सीरीज चल रही है अलग से, जिस पर मैं बोर्ड पे एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ ना, आप उसमें देखेंगे, उसमें इस पर प्रॉपर आपको जलवायु के ऊपर वीडियो मिलेगा, जलवायु की प्रॉपर क्लास लगाऊंगा और उसके बाद आप इस सवाल को करोगे तो कोई भी सवाल आपसे बच नहीं पाएगा। अभी केवल आप इतना ध्यान रखें कि अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी 6। तो 6 क्षेत्रों में उसे बांटा गया है। आप क्लास जरूर देखेंगे, आगे क्लास आ जाएगी आपकी। इसे आगे बढ़ाऊं अगर मैं, देखो कि 43 देवगाड़, मिलोगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदी है। देखो, ये सभी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक है बच्चे? ये कोसी की सहायक है। किसकी? कोसी की सहायक है, ध्यान रखना। और कोसी किसकी सहायक है? कोसी रामगंगा की सहायक है ना। कोसी किसकी सहायक है? कोसी रामगंगा की सहायक है। कोसी का उद्गम कहाँ से होता है? धार, पानी धार से होता है, ध्यान रखना। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मानस खंड के अंदर कोसी को कोसी की कहा गया है। क्या कहा गया है? कोसी की कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, मानस खंड में से क्या कहा गया है? कोसी की कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कोसी। थर्ड सवाल, अगला सवाल देखिए 44, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 44 है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इंपॉर्टेंट बनेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि डसलिक 2 जो सैन्य अभ्यास है 2021 किस स्थान पे हुआ। देखिए, उत्तराखंड के अंदर बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर ये हुआ तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए बच्चे, ये कहाँ पे हुआ? ये रानीखेत में हुआ। और स्पेसिफिकली बात करें तो ये चौबटिया जो पड़ता है आपका, चौबटिया में हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, चौबटिया में हुआ। इसके अलावा देखिए, डसलिक 2 के अंदर 2 देश शामिल हैं, एक भारत तो होगा ही, दूसरी बात जो दूसरा देश है वो उज्बेकिस्तान। बेटा, उज्बेकिस्तान, तो ये ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल है। भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ने मिलकर अभ्यास किया है
और सबसे पहला अभ्यास जो हुआ था ये 2019 में पहली बार ये अभ्यास आपका हुआ था। तो ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण। और रानीखेत आप जानते हैं कि रानीखेत से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आगे इसमें चर्चा करूँगा, थोड़ा सा आगे करूँगा चर्चा रानीखेत के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जिसका जिक्र करते हैं, चलिए देखते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विशेष लिफाफा जारी करा है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर हरगोविंद पंत नहीं है, विक्टर मोहन जोशी नहीं है, जीवी पंत नहीं है। आंसर इसका जो सही होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन किस व्यक्ति के लिए करा गया? तो ठाकुर प्यारे लाल करके व्यक्ति हैं एक, ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है, ध्यान रखना। ठाकुर प्यारे लाल के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? एक स्पेशल लिफाफा जारी करा गया, तो जो आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखें अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो ये बेटा खुला है आपका रानीखेत के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर। ध्यान रखिए। देखिए रानीखेत से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं जो हमें बात करनी है। देखिए चलिए मैं आगे बात करता हूँ रानीखेत से संबंधित कुछ बातें। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने रानीखेत के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें कुछ हो सकती थी उस बारे में मैंने बात की है। रानीखेत देखिए झूलादेव पर्वत के ऊपर ये बसा है रानीखेत, इसलिए रानीखेत का नाम एक झूलादेव भी पड़ जाता है और दूसरा ऑकलैंड हिल्स भी ये रानीखेत का ही नाम है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं, देखिए ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो हम सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो रानीखेत की पहाड़ियाँ हैं इनकी तुलना या इनका संबंध किस देश की पहाड़ियों से है? तो ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड, आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए रानीखेत में ही आपको पता ही होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है 1948 में जो यहाँ स्थापित हुआ। देखिए ध्यान रखिए, अगर किसी ने कुमाऊं रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहाँ पे मैंने अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है, क्लास लगाई है प्रॉपर, तो आप उसे देख लेंगे, आपको बिल्कुल एक एक बात क्लियर वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके अलावा देखिए रानीखेत को ना 1869 में अंग्रेजों द्वारा इसे आधुनिक रानीखेत उसे इसकी स्थापना करी थी। उस समय हमारे कमिश्नर थे कौन? हेनरी रैमजे साहब। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि लॉर्ड मेयो जो थे उन्हें रानीखेत बहुत प्रिय था, ठीक है। जो हमारे लॉर्ड मेयो थे रानीखेत बहुत प्रिय था। स्थापना 1869 में हुई और यहाँ पर छावनी कब बसी आकर के? 1871 में। इसके अलावा देखिए विलियम डॉगलस एक अमेरिकी न्यायाधीश हैं जिन्होंने कहा था कि ये विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन है, किसे? रानीखेत को। तो ये सब महत्वपूर्ण बात है और सारी बात बच्चे पेपर में आ रखी है, तो देखना इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए 47 की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया? 47। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है और ये पेपर के लिए 99% सवाल पक्का है। देखिए 1% तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन 99% पक्का है कि ये यहाँ पर पेपर में बन सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 2021 को शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो राष्ट्र को समर्पित की गई। इसके विषय में कुछ जानकारी जो हमें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कि थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं अगर आप लोगों के लिए। शंकराचार्य का जो समाधि स्थल है वो आप सभी जानते हैं वो क्या है? वो केदारनाथ है। 820 AD में इन्होंने अपनी जहाँ पर प्राण त्यागे थे, अपनी देह त्याग किया था। इसके अलावा जो नई प्रतिमा बनी है, पुरानी प्रतिमा कहाँ गई इसलिए नई बनानी पड़ी? 2013 जून की आपदा याद करिए, उस आपदा में जहाँ पर जो पुरानी शंकराचार्य जी की प्रतिमा थी वो भी ढेर हो गई, वो भी बह गई, इसलिए नई प्रतिमा बनानी पड़ी। और देखिए नई प्रतिमा को क्या बोलते हैं? अंतिम विश्राम स्थल भी कहा जाता है शंकराचार्य, क्योंकि समाधि यहीं पे है। इसके अलावा देखिए इसका जो वजन बताया गया है वो 28 से 35 टन के आसपास है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। 12 फीट लंबी है, कन्फर्म बात है। इसके अलावा देखिए जो मूर्तिकार है, कहीं कहीं वो अर्जुन योगीराज आता है यार लिखा हुआ, कहीं कहीं अरुण योगीराज भी आता है, तो आप ध्यान रखना अरुण या अर्जुन दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो भी ठीक है वो मैसूर के हैं। इसके अंदर इस मूर्ति को बनाने में काला ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल हुआ है और भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इस मूर्ति को केदारनाथ लाया गया है। तो ध्यान रखना, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए आप अगर अपने किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते हैं,
अर्जुन योगीराज जो हैं उन्होंने MBA किया है, एक अच्छी खासी नौकरी भी इन्हें मिल गई थी, ठीक। लेकिन ये चाहते थे कि मैं क्या करूं, मूर्तियां बनाऊं, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और मूर्ति का काम शुरू करा। और जब इन्हें पता चला कि मूर्ति का शिलान्यास करने कौन आ रहा है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ष, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित इन्होंने महसूस किया। इन्होंने कहा कि मेरी जो 12-12 घंटे मैंने मूर्ति बनाने की जो मैंने कोशिश करी थी वो क्या है, वो आज सफल हो गई है। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे, ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन पिंक अभियान जो है, अगर आपने देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है कि जो ये ऑपरेशन चलाया गया था, ये खासकर उन लोगों के लिए चलाया गया था जो लोग महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उन लोगों को सज़ा देने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा क्या चलाया गया, ऑपरेशन पिंक चलाया गया था, जिसे पिंक अभियान के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिलाओं के लिए इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? महिलाओं के लिए, जो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं उन लोगों को सज़ा देने के लिए, पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ध्यान रख सकते हैं। 48A। 49, पांडव गुफा किस जिले में स्थित है? हमें बताना है कि पांडव गुफा जो है, केव है, वो किस जिले में स्थित है बेटा? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, उत्तरकाशी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हो सकती है वो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आप लोगों तक शेयर में करूँ। क्या क्या देखिए, सबसे पहली बात, उत्तरकाशी को बेटा सौम्य काशी के नाम से भी जानते हैं, बढ़िया नाम है। बाड़ाहाट कई बार पेपर में आ चुका है, तो ध्यान रख सकते हैं। उत्तर का काशी है, बहुत बढ़िया। और स्कंद पुराण के अंदर इसे क्या बोलते हैं? कलयुग की काशी भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अंदर उत्तर काशी को क्या बोलते हैं? कलयुग की काशी, या ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हेन सांग ने उत्तर काशी को शत्रुघ्न कहा है। देखिए, उत्तर काशी से बहुत बार आता है कि इसके प्राचीन नामों को पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे। महर्षि वेदव्यास का एक ग्रंथ है जिसका नाम काशी रहस्य है। काशी रहस्य में उन्होंने एक शब्द को बार बार प्रयोग किया है, वो है अन्नपूर्णा शब्द। तो इस बात से ये भी परिप्रेक्ष्य निकाला गया है कि कहीं ना कहीं इस अन्नपूर्णा शब्द का मतलब किससे है? उत्तर काशी है। तो हम ये भी कह सकते हैं महर्षि वेदव्यास के अनुसार अन्नपूर्णा उत्तर काशी में है। इसके अलावा प्राचीन साहित्य में पर्वतराज देश के नाम से इसे जाना जाता है, उत्तरकाशी को। तो देखिए, सारे के सारे नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यार। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है वो 80-16 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? दूसरे पे है। पहले नंबर पे क्या है? चमोली जो है हमारा, वो पहले नंबर पे है, 80-30 वर्ग किलोमीटर, ठीक, ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा देखिए, 3 गुफाएँ हैं, एक मातंग गुफा है, एक श्रृंगी गुफा है, और तीसरी पांडव गुफा है। और यही हमसे पूछी गई है, गंगोत्री के आसपास के इलाके में पड़ती है पांडव गुफा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बन जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक यंत्र है करताल, वो हमें बताना है वो किस प्रकार का बेटा। तो ये बच्चे घन वाद्य यंत्र है। क्या है घन वाद्य यंत्र? ये लकड़ी और पीतल का बना होता है, लकड़ी और पीतल का बना है, और एक ठोस वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठोस वाद्य यंत्र। आपने नारायण देखे होंगे अपने उसके अंदर, किसी धार्मिक प्रोग्राम के अंदर नारायण जो नारद जी लिए फिरते थे, उस तरीके का होता है। घन वाद्य यंत्र है करताल, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 51, राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था? तो देखिए, इसमें आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, बस आपका 2002-2003 में इस प्रकार का जो आपका प्रोजेक्ट था वो चलाया गया था, नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 52, बढ़िया सवाल है। देखिए, यहाँ से कई बार पेपर में सवाल मिलता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो वो है आपका बेटा पंतनगर, ऑप्शन नंबर सी। देखो, यहीं पर हमें 2-3-4 बातें जाननी पड़ेंगी। देखिए, मैंने यहाँ कोशिश करी है कि सब बातें यहाँ पर हम बता दें, हमसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बात बनेगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, उधम सिंह नगर के अंदर 2 आपके क्या हैं? हवाई पट्टी हैं।
एक आपका फूलबाग या पंतनगर जो आपने देखा उसका आंसर है पंतनगर, और इसी को बोलते हैं फूलबाग। और ये कार्गो एयरपोर्ट के रूप में क्या करा जा रहा है, विकसित किया गया है। दूसरा, बाजपुर वाला जो हवाई पट्टी है वो स्विस कंपनी के सहयोग से बनी है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। और उत्तराखंड का सबसे छोटा हवाई अड्डा जो है वो क्या है, बाजपुर है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के अंदर हमारा नैनीसैनी हवाई अड्डा पड़ता है या पट्टी पड़ती है। चमोली के अंदर गोचर है, और गोचर को हेलीकॉप्टर सर्विस हब विकसित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ है, और देहरादून के अंदर आप सभी को पता ही होगा जोलीग्रांट, और यहाँ सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा सेवाएं जहाँ से चलती हैं वो हमारा क्या है, जोलीग्रांट है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका 52। अगला सवाल अगर हम देखें 53, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन, देखिए ध्यान रखना, कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था 1932 में, ये आपको बताना बच्चे। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा वो ऑप्शन नंबर सी, इंद्र सिंह नयाल जी जो हैं वो बने थे कुमाऊं युवा सम्मेलन के अध्यक्ष। देखो इंद्रजीत नयाल जी के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं वो जाननी पड़ेंगी, देख लो, इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। पहली बात, इंद्र सिंह नयाल का जो संबंध है वो किस जिले से है बच्चे, वो अल्मोड़ा जिले से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, विदेशी वस्त्र ना पहनने की इन्होंने हमेशा क्या लिया था, निश्चय लिया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चला था, उस आंदोलन में ये भी अग्रणी थे, और इन्होंने कभी जीवन भर विदेशी कपड़े कभी पहने भी नहीं। तीसरी बात, इनकी एक पुस्तक थी, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी भाई, ध्यान रखना, कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान जो 1973 में लिखी इन्होंने, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये अनपब्लिश्ड बुक है, ये पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन नाम दिमाग में रख लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, 1955 थारू हाई स्कूल की स्थापना हुई थी, ये इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना इसके ऊपर। ठीक है, और 1932 आपको पता ही है, कुमाऊं युवा सम्मेलन के इन्हें क्या बनाया गया था, अध्यक्ष नियुक्त करा गया था। महत्वपूर्ण सवाल है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई। ठीक है, देखिए आज हो सकता है कि सवाल थोड़े से टफ लगे, लेकिन देखिए अच्छे सवाल हैं, आप पेपर में ध्यान रख सकते हैं, बढ़िया सवाल बनेंगे। ठीक है, ये उपाधि किसे दी गई थी बच्चे, तो ये उपाधि दी गई थी शशिधर शर्मा जी को। ठीक है, किसे दी गई, शशिधर शर्मा। इसके बारे में 2-3 बातें जो शायद हमें पता होनी चाहिए शशिधर शर्मा जी के बारे में, देख लेते हैं। पहली बात क्या, कि शशिधर शर्मा जो हैं उन्हें एक उपाधि महामहोपाध्याय और शास्त्रार्थ महारथ, ये तो पेपर में पूछा ही है। इसके अलावा ये महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी इन्हें। इसके अलावा देखिए शास्त्रार्थ महारथ की जो उपाधि इन्हें मिली वो पुरी के जी के जो शंकराचार्य हैं, जो हमारा 4 धाम है उसमें उड़ीसा के अंदर जो पुरी है उसके शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा से दी गई थी शशिधर शर्मा जी को। इनकी एक रचना है वीर तरंगणी, ये भी ध्यान रखेंगे। 1962 जो युद्ध था, उस युद्ध के जो शहीद थे उन्हें समर्पित एक इनकी रचना है वीर तरंगिणी। और देश के पहले प्राध्यापक हैं जिन्हें संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स प्रदान किया गया। याद था, राष्ट्रीय पुरस्कार 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स प्रदान किया गया, देश के पहले प्रधानाध्यापक हैं। 1991 ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने इन्हें विश्व रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था, इन्हीं को विश्व रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बढ़िया सवाल बनेगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हमारा दुख है, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए अवधेश कौशल के बारे में आप बता सकते हैं, इनका जो निधन हुआ है बेटा वो जुलाई में हुआ है, जुलाई 2022 में, ध्यान रख सकना आप लोग। ये क्या थे, ये एक पर्यावरण प्रेमी थे, आप ध्यान रखेंगे, एक एक्टिविस्ट भी थे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री ने 1986 में मिला, तो आप ये भी ध्यान रखना, पद्मश्री ने कब मिला, 1986 में मिला। 56 राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से, हमें ये बताना है। तो बेटा देखो इनका संबंध जो है बच्चे वो किससे है, वो जूडो से है। ये किसके खिलाड़ी हैं, कमला रावत जूडो की है। इसके अलावा आपको कई सारे खिलाड़ी और मिल जाएंगे, जैसे हखात सिंह खेमवाल, बालेश्वर नाथ पांडे, संजय जोशी,
ये 3 खिलाड़ी हैं जिनका संबंध भी जुड़ों से है। दोबारा बोलता हूँ, हयात खान खेमवाल, बालेश्वर नाथ पांडे, संजय जोशी। इसके अलावा देखो यहीं पर आपको एक नाम और याद रखना है, उन्नति शर्मा। उन्नति शर्मा जो है ये देहरादून की रहने वाली हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ की रहने वाली हैं, देहरादून की रहने वाली हैं। और इन्होंने अभी एशियन जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, क्या कौन सा मेडल बच्चे? सिल्वर मेडल हासिल किया है किसमें? एशियन जूडो चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल बनेगा बच्चे। 57 जो है उसे देख लेते हैं कि मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है। बढ़िया सवाल है, देखो ताल से एक आध सवाल हमेशा बन ही जाता है। किस ताल को कहा गया है बच्चे? तो ये कहा गया है नौकुचिया ताल को। किसे? नौकुचिया ताल को। पहली बात, नौकुचिया ताल कहाँ पड़ता है बच्चा? वो नैनीताल में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, किसके अंदर? नैनीताल के अंदर। इसके अलावा देखिए ये जो नौकुचिया ताल है इसमें कहा जाता है कि 9 कोनों वाला ताल है, 9 कोने हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को एक साथ 9 कोने दिख जाएं तो उसे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 9 कोने कभी दिखते नहीं हैं, यहाँ मैक्सिमम जो देखे जा सकते हैं वो 7 है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, इसके अलावा जो विदेशों से आए पक्षी होते हैं उनके लिए ऐसगाह भी ये है, क्योंकि यहाँ मछलियाँ बहुत मिल जाती हैं, वो आराम से अपना खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आराम से जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा देखिए इसके पास ही जो है वो भीमताल है, जो यहीं पर ऑप्शन में दिखाया गया है। और इस नौकुचिया ताल का जो पानी है वो गहरा नीला है, तो आप ध्यान रखेंगे। 58 किस वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया? ठीक है, देखिए खबरदार रैली जो हुई वो हमारे यहाँ हुई 2000 के अंदर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली खबरदार रैली का जो संबंध है आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर थी। ठीक है, गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर के संभव था ये आपकी रैली जो थी वो की गई थी, खबरदार रैली। 59 किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई? आई थिंक आप सभी जानते होंगे किसकी हुई, वो जगत चंद है। कौन चेचक से मरा? तो इस बात की चर्चा आपको ध्यान रखनी है, ये जगत को पता है कि कौन चेचक से मरा, जगत चंद जी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुमाऊं का सुवर्णकाल बोला जाता है किसके समय को? जगत चंद के समय को। ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है, मात्र 12 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और देखिए चंद वंश हो, पवार वंश हो, उन्हें डिटेल में एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, तो आप बिल्कुल क्लास देखना, एक एक बात क्लियर कर देंगे और ज़बरदस्त क्लास आएंगी भाई। ठीक है, तो यहाँ कोई भी अगर चंद शासन में आपको डाउट रहेगा तो बिल्कुल भी आप उसे ज़रूर देखेंगे। और देखिए बिल्कुल मैं डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना, एक एक बात जो पेपर में बनी है, जो बन सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो सकने के कारण है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जगत चंद। और इसके अलावा देखिए जगत चंद के समय में ही भावर से 9 लाख माल की जो रकम थी वो अदा की जाती थी, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 किस सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु केवल 7 वर्ष थी? तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह की आयु उस समय केवल और केवल 7 वर्ष थी, और इसका ये सही आंसर है 60 का 60 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने बताया कि चंद वंश, पवार वंश सबको क्लियर करेंगे, एक एक को पकड़ के बात करेंगे, एक एक राजा के ऊपर बात करेंगे, तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा आपकी करंट अफेयर की क्लास, आपकी हिंदी की क्लास, आपकी रीजनिंग की क्लास, आपकी इकोनॉमी की क्लास, सारी सब्जेक्ट्स की क्लास आपकी लगातार चल रही है, तो आप उसे देखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। और देखिए अगर ईमानदारी से करा गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है, आप ज़रूर अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इसी के साथ मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। देखिए अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितने सवाल मैंने पूछे उनका कमेंट कर दीजिए, उनका जवाब दीजिए मुझे। और इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और जो भी चीज़ें हम यहाँ बताई जाएँ आप उसका लाभ ले पाएँ और अपने आप को आगे इस दौड़ में पहुंचा पाएँ। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।